अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। 2 मिनट्स तक मैं वेट करती हूँ और स्टूडेंट्स के लिए देन वी विल स्टार्ट। मैम जी बुक्स इसके लिए कौन सी फॉलो करनी है वो जरा बता दें। चलिए मैं आपको ना कोर्स आउटलाइन शेयर करती हूँ यहाँ पर, वहाँ से बताती हूँ आपको। मैम वो तो है लेकिन उसमें 2-3 बुक्स हैं। एक है बुक वॉलपुल की, मार्स एंड मार्स की, दूसरी है आपके पास मैं आपको नाम बताती हूँ। चलो ठीक। जी जो दूसरी बुक है वो है ली एल जी बोर्ड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस। आप लोगों ने फर्स्ट 2 बुक्स ले लेंगे। अब ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन बुक्स हैं, अगर नहीं मिलती तो आप लोग मुझे बताएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करूँ। रेफरेंस बुक में जो ओके 1 and 2 बुक है वो वाली ले लेना, ठीक हो गया? जी कल के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। मैम ये जो आपने कल स्लाइड्स पढ़ाई थी सिर्फ याद करनी थी या कॉन्सेप्ट लेना था? ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बुक से करने दी। ठीक है, ये मैंने आपको मतलब इजी वे में कॉन्सेप्ट दिया था। बुक में आप लोग इसको रीड करें, आप लोगों में डीप क्लियरिफिकेशन हो जाएगी उसमें। ये सिर्फ इतनी नहीं कि आपने इतनी डेफिनेशन और ये एग्जांपल आप उससे कोई एग्जांपल देखें, इस डेफिनेशन से ही रिलेटेड, इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, मैम कोर्स आउटलाइन में जो सेकंड वाली बुक है वो लेनी है? फर्स्ट एंड सेकंड ओके ऑनलाइन दोनों है। लेकिन अगर किसी ने वैसे बुक लेनी है, बाय करनी है, तो जो फर्स्ट वाली बुक है वो ले ली, लेकिन पायरेटेड बुक लेनी है। जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्लास से रिलेटेड, कोई लेक्चर से रिलेटेड, कोई चीज समझ नहीं आई तो फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। मैम एक बार में आसान लफ्जों में स्टैट की डेफिनेशन क्या होगी वो बता दो। ठीक, मतलब कि आपको एक तरह से स्टैट्स ही समझनी है, कि स्टैट्स के वर्ड की समझनी है आपको, आप ये चीज कहना चाह रहे हैं? मैम स्टैटिक्स कहते किसे हैं, सिर्फ एक बार ना पता तो चल गया, देख एक बार न्यूमेरिकली सिंपल फैक्ट्स वर्ड्स में होते हैं, सिंपल। न्यूमेरिकली फैक्ट्स को स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, न्यूमेरिकली फैक्ट्स को आप स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आप फिर क्या करते हो, उस जो न्यूमेरिकली फैक्ट्स, न्यूमेरिकली डाटा है ना, आप उसे कलेक्ट करते हो, उसे आप प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो। ये स्टैटिस्टिक्स है ओके मैम, कि हमारे ओके पास आई गॉट न्यूमेरिकली इट। फैक्ट्स का डाटा आ जाता है, हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते, प्रेजेंट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, एंड देन इंटरप्रेट कर लेते हैं। इंटरप्रेट का मतलब आप फाइनल डिसीजन दे देते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है, मतलब सारा काम आपका डाटा का है, और ये जो 4 वर्ड्स मैंने बोली है ये सारा कंपाइल कर लेते हैं। जी अब ठीक है, क्लियर हुआ है कुछ? यस मैम। मैम ये चलिए, जो स्पेस में रॉकेट भेजे जाते हैं इसमें तो सारे स्टैट है ना? हाँ जी बिल्कुल, आप किस तरह से इसको स्टैट्स उसमें कैसे लेके आते हैं?
इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वहां जाकर। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, हमने कल हमारा जो लास्ट था वो हमारा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और इसकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों से शेयर की थी। नेक्स्ट जो है डेटा की बात हुई है, तो अब हम लोग फिर कुछ टाइप्स देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। There are two main types of the collection of data, primary data and secondary data. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ आप लोग की ये भी सिर्फ सेकंड सेमेस्टर तक ही आप लोग को ये चीजें याद रखनी है। ये जब आप लोग ये सर्च करेंगे अपने, या शायद कभी आप लोगों ने क्वेश्चन में फेस करना हो, तब ये आपको पता चलेगा कि आपने डेटा जो है वो कलेक्ट किस मेथड से करना है। जी, there are two main types of data collection, primary data and secondary data. Primary data. Data has been originally collected and have not undergone any sort of statistical treatment or called primary data. Primary data वो वाला data होता है जो आप खुद से collect करते हैं, जो originally collected data होता है। Like अगर मैं आप लोगों का टेस्ट लेती हूँ, तो टेस्ट के बाद जो मार्क्स का रिजल्ट है वो मैं originally ले रही हूँ, मैंने किसी थर्ड पर्सन से तो नहीं आप लोगों का मार्क्स का डेटा लिया। मैंने आप लोगों से अगर एज का डेटा लेती हूँ, तो मैं खुद आकर हर स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आपकी एज क्या, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज। तो ये मैं डेटा अपनी क्लास के एज का खुद से कलेक्ट कर रही हूँ, ये मेरे पास ओरिजिनली डेटा है, इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। लाइक प्राइमरी डेटा के कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स ये हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, थ्रू इंटरव्यूज एंड थ्रू क्वेश्चनर। ये मेथड से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने दी कि आप डायरेक्ट जो है वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो आपके पास पोजिशनल डेटा आ जाएगा। आप इंटरव्यूज लेते हैं, वो भी तो आपके पास डायरेक्ट डेटा ही आ रहा है। फिर आप क्वेश्चन भी फिल करवाते हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आप रिस्पॉन्डेंट्स को देते हैं और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज भी तो होते हैं, तो वो भी आपके पास क्या है, कंप्यूटर इंटरव्यूज जो होते हैं वो आपके पास क्या है, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है वो आपके पास ओरिजिनली कलेक्टेड डेटा होता है, जो आप खुद से कलेक्ट करते हैं, किसी थर्ड पर्सन से नहीं लेते। अब हम इसी तरह सेकेंडरी डेटा को देखते हैं। Data have been originally collected and undergone any sort of statistical treatment or called primary data. और सॉरी, प्राइमरी भी सेकेंडरी डेटा है, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगी, और कॉल्ड सेकेंडरी डेटा है ये, ठीक है। एक्चुअली में मैंने शायद वो टाइपिंग करते हुए लिख दिया यहाँ प्राइमरी डेटा। Data has been originally collected and undergone any sort of statistical treatment or called secondary. secondary data का क्या मतलब है? वो वाला डेटा जो आपने खुद से ओरिजिनल कलेक्ट नहीं किया, वो आपने किसी थर्ड पर्सन से लिया, और थर्ड पर्सन ने आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में टेबल्स बनाकर और उसको सेट करके दिए। मतलब कोई स्टेट की मेथड अप्लाई करके, लाइक अगर मैं कहूँगी मैंने कहा कि ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी की टीचर को कहती है तो मुझे अपनी क्लास की एवरेज मार्क्स का बताएं, तो वो क्या करेंगे कि वो सबके मार्क्स लेंगी और मार्क्स का एवरेज निकालेंगी, और एवरेज निकाल के मुझे दे देंगी कि मेरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स है वो 80। जो मैंने किससे लिया, मैंने तो किसी थर्ड पर्सन से लिया डेटा। ये मेरे पास जो किसी ट्रीटमेंट से गुजर के जो डेटा आते हैं किसी थर्ड पर्सन से, उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। लाइक ऑर्गेनाइजेशन itself through इंटरनेट, जर्नल, न्यूज़पेपर एंड इंडस्ट्री। इंटरनेट में जो डेटा होता है वो आपका खुद से कलेक्टेड डेटा तो नहीं होता ना, वो तो किसी थर्ड पर्सन ने ही वहां पर एंटर किया होता है ना डेटा। कोई टेबल अब ये बुक देख लीजिए, अब जो हम बुक में से टेबल का डेटा लेंगे वो हमारा अपना कलेक्टेड डेटा नहीं है, वो उस ऑथर का डेटा है जिस ऑथर ने बुक लिखी है। तो हम किसी थर्ड पर्सन से डेटा लेंगे जो उस ऑथर ने टेबल बना कर सिस्टमेटिक वे में हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी है। लाइक जर्नल्स होती है, जर्नल्स में तो वो इंटरनेट में डिफरेंट जिसमें रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होते हैं, वो भी रिसर्च पेपर किसी और पर्सन के लिखे होते हैं। न्यूज़पेपर, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अब फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन की बात लेते हैं, आप लोग जो है वो कोई भी लाइक
इंफॉर्मेशन ली जाती है बाहर से आके रिसेप्शन वो वहाँ से ऑफिस से, तो ऑफिस से जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो तो ऑफिस में किसी ने इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पर्सन ने कलेक्ट करके दिए है कि इस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, ठीक है। तो जो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के पास खुद से कलेक्टेड डाटा है वहाँ जाके आप लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट जो हैं वो +80 नंबर लेते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट जो हैं वो मेल है और फीमेल है, वो ये जो डाटा लेने जाते हैं दूसरी जगह तो ये हमारे पास कितने डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा होते हैं हम किसी और का यूज करते हैं। जी आप लोग को क्लियर हो गया कि इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं? यस मैम। क्लियर है, इजी है ये? क्या आप लोग को स्टैटिस्टिक्स थोड़ी डिफिकल्ट लगी है? नो मैम बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है मैम ये, माशाल्लाह। यस मैम मुश्किल है। मुश्किल है आगे स्टूडेंट, ठीक। आप लोग इसको पढ़ेंगे बुक्स में से देखेंगे तो आप लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा। मेरी कोशिश ये थी कि आप लोग को स्टार्ट सब्जेक्ट से आप लोगों ने शायद मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता है। तो फिर ये मैं नहीं चाहा कि मैं इजी वे में इजी वर्ड्स के साथ आप लोगों की तरह समझा क्योंकि बेसिक्स पता चल जाए फिर आगे जो हमारे क्वेश्चंस ग्राफ्स हैं वो करने में आसान हो जाएंगे। मैं खुद भी ऑल ग्राजुएट हूँ, मैंने जीसी से ही बीएस ऑनर्स किया है स्टैटिस्टिक्स की और मेरी डिस्टिंक्शन अचीवर्स की सेकंड पोजीशन की है डिपार्टमेंट, लेकिन एमफिल मैंने जीसी से नहीं की। जी नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्टैटिस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में भी बहुत यूज होता है स्टैटिस्टिक्स, है ही वैसे स्टैटिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग। हम क्या करते हैं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हम रिजल्ट चेक करते हैं कि हम अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये हर इंडस्ट्री में यूज होती है। लाइक इसकी एग्जांपल इस तरह से भी दी जा सकती है डिसीजन मेकिंग में कि आपने अपना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोई भी काम कोई भी रिसर्च करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप उस पर हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस होता है कि अब आपने कोई स्टेटमेंट सेट कर दी है कि मैंने जो स्टेटमेंट सेट की है वो ये है कि मेरी क्लास की जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो आएंगे 80। मैंने अभी ये अपना एक क्लेम दिया, हाइपोथेसिस सेट की, तो मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगी। एक्सपेरिमेंट क्या होगा मेरा, एक परफॉर्मेंस क्या होगी, टेस्ट। मैं टेस्ट लूंगी, टेस्ट लेने के बाद मैं चेक करूंगी और उसमें से रिजल्ट निकाल कर फिर उसका मीन निकालूंगी। मीन निकाल के मैं चेक करूंगी क्या मेरा डिसीजन ठीक है कि मेरी हाइपोथेसिस जो मैंने सेट किया है कि मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स जो है वो 80 आएंगे, क्या वो मेरी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है या इनकरेक्ट है। तो एंड में मैं डिसीजन दूंगी करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये जो है स्टेटिस्टिक्स जो है वो काफी डिसीजन मेकिंग में भी यूज होते हैं। Statistics are a vital source of evidence as they provide us with clear, objective numerical data on important aspects of life, including the growth and characteristics of our population, economic performance, level of health and well-being, and the condition of surrounding environment. या देखें किस कहीं भी जिस भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा होगा ना वो एक्सेल में डाटा होगा। एक्सेल में डाटा होने के बाद उन्होंने नीचे उसका टोटल फाइंड किया होता है, उसका एवरेज फाइंड किया होती है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड की होती है, उसकी लोएस्ट वैल्यू फाइंड की होती है। ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स है। Statistical research in business enables manager to analyze past performance, predict future business practices, and lead organization effectively. अब देखिए वही बात है जो ये वेदर की फोरकास्टिंग होती है, ये भी तो स्टैटिस्टिक्स है। प्रेडिक्शन की जाती है कि कल जो है वो बारिश होगी या सन निकलेगा, ठीक हो गया। क्योंकि जो बिजनेस के अंदर भी ये काफी हेल्पफुल है स्टैटिस्टिक्स कि आप जो है अपनी पास्ट के परफॉर्मेंस को देखकर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन। अब इस तरह से भी है कि एक बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 साल से अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे भी मजीद आगे जाएगा, ये मजीद अच्छा काम करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए
आप उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। It lead organization effectively. Statistics can describe markets, inform advertising, set prices, and respond to changes in consumer demand. Statistics जो है वो consumer demand के लिए भी यूज की जाती है, तो चेक की जाती है कि आपकी जो प्राइसेस, आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी सोल्ड हो रही है मार्केट में, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स। फिर उसमें क्या करते हैं कि उसमें हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि हमने अगर मैन्युफैक्चर करवाई है 100 आइटम्स की, तो उम्मीद है कि एक दिन में 100 आइटम्स जो है वो हमारी सोल्ड आउट हो जाए। तो ये जो 100 आइटम्स सोल्ड की बात है, ये उसने हाइपोथेसिस सेट किया, फिर वो इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करता है। स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के बाद वो चेक करेगा कि उसका डिसीजन ठीक था कि नहीं, क्या ये डिसीजन वाकई जो उसने ये सेट किया था कि मेरे सब सेट करते हैं ना कि हमारा जो आज इतनी आइटम्स सेल हो जाएंगे। We make decisions all the time. हम कुछ भी करने के लिए हमेशा decisions बनाते हैं। Often our decisions making is with little more than a gut feeling. When faced with a major decision, we often look data. We make decisions. When faced with a major decision, we often use data to help us decide is the product reliable enough or designed which field returns. वही बात है कि हम लोग जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी करते हैं, अपना काम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, तो हम उसको पहले टेस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को। जैसे मेडिसिन की बात आ जाती है, मेडिसिन जो लॉन्च की जाती है उसको पहले टेस्ट किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर और फिर चेक किया जाता है। लेकिन जिसने मैन्युफैक्चर की है वो अपना डिसीजन लिया कि ये वाली जो मेडिसिन है इस डिजीज के लिए ट्रीटमेंट देगी, लेकिन उसके लिए वो पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर टेस्ट करने के लिए कि वाकई में ये मेडिसिन इफेक्टिव है कि नहीं, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं। तो उस पर फिर वो डिसीजन देते हैं अपना और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपना रिजल्ट देते हैं। स्टेप्स फॉर मैम ये पढ़ने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज भी कर सकते हैं फिर? सॉरी क्या कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती है, आप देखेंगे ऊपर नंबर्स आ रहे होते हैं और वो भी पता चल रहा होता है कि डेली में कितनी हो रही होती है, उसका भी यूज होती है स्टैटिस्टिक्स पर। बेशक ये इतना ज़्यादा कॉमन आप समझ लें कि ये बहुत इसको कहेंगे कि जैसे मैथ्स का एक सब्जेक्ट है जो हर इसको एज अ मेजर लिया जाता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के कुछ ना कुछ पॉइंट हर फील्ड में ये हर सब्जेक्ट के लोग जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स अपने मायने में जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर फील्ड में थोड़ा फास्ट जरूर आते हैं डेटा से, क्योंकि अब सारा काम ही वर्ल्ड वाइड डेटा से चल रहा है। Steps for decision making based on statistical analysis. Define a research question, a study design, descriptive statistics, analysis according to theoretical model. ये कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम अपने क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो अपना सेट करते हैं। एम ऑब्जेक्टिव क्या है, एक रिसर्च क्वेश्चन है, एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, मैंने सेट करते हैं। फिर मैं उसके ऊपर स्टडी डिजाइन बनाती हूँ। स्टडी डिजाइन जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में। स्टडी डिजाइन ये होता है कि आप ना अपना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ना अपना कोई मेथड सेट कर देते हैं। स्टडी जो आपने करनी है उसके ऊपर कौन सा टेक्निक अप्लाई करनी है आप वो सेट कर देते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि अगर मेरे पास क्लास के मार्क्स आ गए हैं तो मार्क्स के बाद में क्या करेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन फाइंड कर लूँगी, मीडियन फाइंड कर लूँगी, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लूँगी। ये सारे मेथड हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिपीट करती हूँ कि मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज करके आप अपने रिजल्ट निकालते हैं। फिर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल मॉडल, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है आप उसके अकॉर्डिंग इस पर आप एनालिसिस अप्लाई करते हैं। एनालिसिस भी हम आगे पढ़ेंगे, एनालिसिस किस किस तरह की होती है, किस तरह से रिजल्ट निकालते हैं। देन एंड में हम लोग डिसीजन देते हैं, डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। जब आपने अपना
आपने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आप एंड पे रिजल्ट डिसीजन देते हैं कि जो आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या वो मेरी स्टेटमेंट जो है उसको मैं एक्सेप्ट कर ही रिजेक्ट कर। जैसे मेरी स्टेटमेंट थी कि मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स जो हैं वो 80 आएंगे, एवरेज मार्क्स 80 आएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, इसको ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन था, इसको मैंने सेट कर दिया। मैंने सारा एनालिसिस परफॉर्म किया, डाटा कलेक्ट किया, उसको मैंने एनालिसिस किया, उसको प्रेजेंट किया, उसकी इंटरप्रिटेशन की और एंड में डिसीजन देने लगी हूँ कि मुझे लगा है कि मेरी क्लास के मेजॉरिटी बच्चों के मार्क्स 80 से कम आ गए, तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया था मैं उसको क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी ना, जो मैंने सेट किया था कि मेरी जो क्लास के एम। मैम ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है फिर ये लास्ट वाला पॉइंट। सेकंड लास्ट जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के कह रहे हैं आप? नहीं, जो लास्ट वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम जजमेंट दे रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल, डिसीजन और नहीं, इसमें आप जजमेंट ये तो नहीं दे रहे ना, पास्ट की इंफॉर्मेशन यूज करके तो नहीं दे रहे। इन्फ्रेंशियल तो पास्ट की इंफॉर्मेशन यूज करके आप देते हैं जजमेंट, परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि इन्फ्रेंशियल में आप जो है परफॉर्मेंस नहीं करते, पहले आप उसका जजमेंट करते हैं। जजमेंट का मतलब तो यही होता है कि आप जो है अपनी परफॉर्मेंस से पहले खुद से ही डिसीजन दे देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। तो जो फिर जब हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद फिर एंड पे हमने अपना हाइपोथेसिस सेट किया है, उसको देखेंगे कि हमने एक्सेप्ट किया है। मैम ये आप स्लाइड से पढ़ा रही हैं? जी मैम स्लाइड हमें क्या शो हो रही हैं? आप लोगों को स्लाइड्स शो नहीं हो रही, मैंने अपलोड की। हो रही है मैम, हो रही है मैम। ठीक है, मैम मैं मेरी भी तरफ से नहीं हो रही। मे भी शायद आप अपना चेक कीजिए, नेट चेक कीजिए, कुछ स्लो होगा जिसकी बेस पे वो स्लाइड्स आपको शो नहीं हो रही। मैंने स्लाइड्स अपलोड की हैं, ओके मैम। चेक कर लीजिए आप। जी लास्ट स्लाइड है इसकी। Statistical analysis enables the business organization to gather and understand sectors of data in order to identify patterns and other realities relevant to both past and future success. अच्छा, बिजनेस में भी तो लॉस एंड प्रॉफिट होता ही है ना। बिजनेस में वो चेक किया जाता है कि मेरे 3-4 मंथ से लॉस हो रहा है, उसमें ना एक पैटर्न बनाया जाता है, ट्रेंड बनाया जाता है, उसे पैटर्न चेक किया जाता है कि अगर मेरे 3-4 मंथ से लॉस हो रहा है तो मुझे लगता है कि आगे भी मेरा लॉस है। ये प्रेडिक्शन की जाती है बिजनेस में। One of the most dramatic reasons statistics is important in decision making, it can help us to see the future. वही बात है कि it can help us to see the future होता है कि हम लोग अपनी पास्ट और प्रेजेंट पे एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस पे हम प्रेडिक्शन दे देते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ ये हो सकता है। अभी मुसलसल जो है रोल नंबर 1 जो है वो 4 सेमेस्टर से फोर्थ तक वो फर्स्ट आया है, तो उम्मीद है कि वो 5th सेमेस्टर में भी फर्स्ट आएगा। प्रेडिक्शन कर दी ना मैंने अपनी क्लास की, रोल नंबर 1 ही फर्स्ट सेमेस्टर में भी फर्स्ट आएंगे, लेकिन वो बाद में होगा जब उसका एग्जाम होगा, वो पता चलेगा कि बाकी जो फर्स्ट आया कि नहीं। लेकिन एक तरह से हम डिसीजन तो दे देते हैं ना। इसमें ना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, वो वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो 20 स्कोर्स से उसकी जो अगर वो विन कर रहा है तो आगे भी वो विन करेगा। जैसे वो मिसेस राशिद की मैंने एग्जांपल दी थी ग्रोसरी शॉपिंग की। जब आप ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाते हैं तब जो है वो उसकी अमाउंट उन्होंने कितनी स्पेंड कर रही थी 6 मंथ से, तो जितनी स्पेंड कर रही थी हम उतना ही अंदाजा लगाते हैं ना कि कमिंग मंथ में भी हम उतनी ही स्पेंडिंग करेंगे। Through all forecasting effects are subject to certain limitations, predictive analysis has proven to be a helpful way for decision makers to arrive at truly informed assumptions about future events and trends. ट्रेंड होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। जब वो कोई बढ़ रहा होता है ना उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड, जब वो वक्त के साथ साथ कम हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड यही वाली बात होगी ना कि जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में रोल नंबर 1 फर्स्ट आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वही फर्स्ट आ रहा है, इस तरह हम लोग उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि 6th सेमेस्टर में भी वही फर्स्ट ही आएगा। क्योंकि हम क्या करें, हम अपने पास्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करें।
यही बात मार्केट में भी तो बहुत इफेक्टिव हो सकती है ना बिजनेस में। जिसको पता है कि इसका बिजनेस जो है कुछ सालों से कितना अच्छा चल रहा है, तो उम्मीद है कि इन्हीं आइटम्स के साथ वो आगे भी अच्छा चले। इसमें इंडस्ट्री में और बिजनेस में, इन सब में प्रिडिक्शन के तौर पर, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेस है ये तो है ही प्रिडिक्शन के तौर पर जो है, ये जो बिजनेस और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में ये स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है and कुछ इसके एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जी, ये यहाँ तक मैम जो है हमारा जो फर्स्ट गोल। इंटरनेशनल जी जी जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स जो आपने बताया, वो जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड पे वो दिखाई है जो पूरी फिगर, ये उससे अलग है? ये सेपरेटली मतलब उसको करते हैं हर चीज इंटरनेशनल की? नहीं नहीं, वो बीच में भी कर सकते हैं। तो मैम ये तो फिर मेरे ख्याल से सबसे पहले होगा अगर हमने कोई प्रेडिक्शन वगैरह देनी है, मेथड्स के बाद डिस्क्रिप्टिव के साथ ही। ये साथ में हो सकता है। आपने डिस्क्रिप्टिव मेथड दे दी, आपने उसका वो फाइंड किया एवरेज लास्ट 3-4 ईयर्स का, आपके पास एवरेज आ गया फॉर एग्जांपल 80, तो आप उसको फिर देखते हुए आप प्रिडिक्ट कर इंक्रीजिंग स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हो, ये 80 की एवरेज आ रही थी, इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी मेरे इतने ही आने नंबर मार्क्स या जो भी आप कह रहे हैं। मैम वो जो लास्ट स्टेप था वो, लेकिन वो नहीं है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स। कौन सा वाला? सॉरी, ये डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। यस मैम, यस मैम। ये देखिए, ये भी जो है ना, एक तरह से अगर मैं पहले अपनी जजमेंट दे देती हूँ ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर रही, तो फिर ये इंटेंशन में आ जाता है, डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। अगर मैंने कोई मीन मीडियन मोड फाइंड नहीं किया, मतलब जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, मैंने अपनी पास्ट की इंफॉर्मेशन देखी, जैसे वही बात है कि पहले फाइंड किया हुआ था उसका वो एवरेज की एवरेज 80 आ रही थी, उसको देखते हुए मैंने जजमेंट दे दी यस कि मैम। फ्यूचर में भी 80 आएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि फिर मैं इसको चेक करूंगी और अपना डिसीजन दूंगी नीचे कि वो एक्सेप्ट हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए। जी, ये था आप लोगों का गोल 1 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो है मैं गोल 2 स्टार्ट करने लगी, उसका बस उसका भी इतना ज़्यादा नहीं करवाऊंगी आज, जो नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसको कंप्लीट करेंगे। जी, ये तो मैंने स्लाइड अपलोड कर दी। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ऑनलाइन भी बुक्स अपलोड कर देती हूँ यहाँ पर। कर दीजिएगा मैम। ठीक मैम है, टीम पे बुक ना अपलोड कर दीजिएगा। ओके ओके, मैं कर दूंगी। जिसके पीछे से आवाज, बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, इसको अपना माइक को म्यूट कर दें। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होता है, मतलब हाँ डाटा, जो डिस्क्रीट होता है वो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं हो सकता, और जो डिस्क्रीट पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं हो सकता और एग्जैक्टली, कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स की फॉर्म में हो पॉइंट्स की फॉर्म सकता में है। होता है बिल्कुल ऐसे ही। अब ओके डिस्क्रीट मैम। जो है वो एग्जैक्टली वैल्यू आप बताते हैं 1 2 10 11, वो कॉन्टिन्यूस है आप उतना बता देते हैं 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि पॉइंट में भी जब आप कहते हैं ना 2.2, तो 2.2 में भी आ जाते हैं 2.2222 एंड सो। कभी आपने कैलकुलेटर में क्वेश्चन सॉल्व किया तो लिखा होता है 2.222, कहाँ तक जा रहे हैं ये भी नहीं आपको पता होता है वो 3 से लेस देन ही है, लेकिन वो इनफिनिट तक जा रहे होते हैं। ऐसा है, कभी आप लोगों ने कैलकुलेटर पे चेक किए? वैसे आप लोग जी लिखते हैं मैम। देखें, तो वो 2.2 जो है वो एंड सो तक चलता है, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। ओके मैम, ठीक बस हो गया, कंफर्म ही करना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब क्लियर हो गया आपको? यस मैम, हो गया ठीक, क्लियर। चलें जी, अब नेक्स्ट हम गोल पे आते हैं अपने। जो हमारे नेक्स्ट गोल के आउटलाइंस हैं वो हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैंडर्ड लीफ प्लॉट, बॉक्स प्लॉट एंड विक्टर डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड आउटलाइन। चलें जी, अब ऐसा हो गया कि अब ना थ्योरी कम होगी, अब इसके साथ साथ में ग्राफ्स आ जाएंगे। पहले जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स के बारे में आपको कहा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं, तो हम सबसे पहले ग्राफ्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेथड्स पे आएंगे।
अगर आप लोग जो है वो इसको बड़े ध्यान से सुने ना तो ये बहुत फॉर्मल नंबर है। ग्राफ्स अच्छे बने हुए फुल नंबर आते हैं। आप लोगों ने अगर सारे फॉर्मूले अप्लाई सही किए हैं फुल फुल नंबर आते हैं। जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं स्टैट्स के अंदर। Descriptive statistics can be divided into two general subject areas. In this section, we consider representing a data. One minute. जी इसकी explanation है graphical representation की. Descriptive statistics can be divided into two general subject areas. We consider representing a data set using visual techniques. Visual techniques वही होते हैं जो visual representation की जाती है data की graphical way में charts की way में. We will develop some numerical summary measures for data sets. Second जो है वो general phase ये है कि हम लोग उसी data की numerical summary निकाल सकते हैं. Numerical summary का मतलब है कि कोई method और technique apply करके उसकी नंबर फॉर्म में डाटा निकाला जाता है. लाइक एवरेज की बात की थी. अभी सिर्फ एवरेज पे इसलिए फोकस करें कि आप लोग को मेजॉरिटी का एवरेज का आइडिया है. लेकिन बाकी जो मेथड्स है मीडियन है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी. सारे मेथड्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के. मैनी विजुअल टेक्निक स्लाइड शो नहीं हो रही. हो रही है मैम. हो रही है मैम. जी जी आप चेक कर लीजिए शायद कोई इंटरनेट का इशू होगा. जी many visual techniques may already be familiar. Frequency tables, tally sheets, histograms, bar grams, scatter diagram, and the like. Here we focus on a selected few of these techniques, and these are most useful and relevant to probability study. क्या आप लोगों में से किसी ने frequency tables के बारे में सुना है? इनमें से किसी ग्राफ और चार्ट्स के बारे में किसी ने सुना है? यस मैम. स्कैटर डायग्राम हिस्टोग्राम के बारे में. हिस्टोग्राम के बारे में. ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है. और नेक्स्ट ये है कि कभी आप लोगों ने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ्स बनाए हैं? इंटर में शायद. यस मैम. ठीक है तो वो क्या है वो तो ग्राफ्स है ना उसी तरह के ग्राफ्स बनाने हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर. मैम वहाँ पे ठीक. हम डाटा पहले कलेक्ट करते थे. इसमें भी पहले Exactly. डाटा ही कलेक्ट करेंगे. इसमें हम लोग अभी तो मैं आप लोग को कलेक्शन वाला तो काम दूंगी ना.
हम तो बुक में से डेटा लेंगे, उससे काम करेंगे। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी, तो आप उसमें से सारे उसको अप्लाई करेंगे ना, उसके ग्राफ्स बनाएंगे, उसके चार्ट्स बनाएंगे। यस मैम। जो हम लोगों ने गोल 1 में थ्योरी पढ़ी, उसमें मेजोरिटी काम जो है वो आप लोगों के फ्यूचर में काम आएंगे। मतलब आप लोगों ने इसको समझना अच्छे तरीके से, इसको थियोरेटिकल वर्क में ज्यादा आएगा। जो एनालिसिस है वो फिर डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल से स्टार्ट हो जाएंगे, उनके मेथड से और फिर उनके हाइपोथेसिस। जी, अब यहाँ पे जो है हम लोग जो हमारी कोर्स आउटलाइन में मैंने डिफाइन किया है वो है ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। दे enables us to visualize the whole meaning of the complex data at a single place। जब आपके पास मिलियंस का डाटा होता है ना, लाइक थाउजेंड्स का भी जब डाटा होता है, तो उस डाटा को, थाउजेंड के डाटा को परफॉर्म करने की बजाय हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जब हाई लेवल में काम करते हैं ना हम लोग, तो हम सॉफ्टवेयर यूज करके उसका ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ में हमें इजीली पता चल जाता है कि वो लाइन कहाँ जा रही है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो डॉट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ट्रेंड्स जो हैं, जो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में। जी, different types of graphs, stem and leaf plot, box plot, and fixer diagram, histogram और जाएगी। ये हम लोगों ने 4 ग्राफ्स पढ़ने अपने कोर्स में। आज मैं सिर्फ एक ग्राफ करवाऊंगी, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। जी, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। एक स्लाइड मिस हो गई है, इसमें मैंने आप लोग को नोटेशंस करानी थी। आप लोगों को भी स्लाइड मेरी ब्लैंक शो हो रही है? मैं नो पहले मैम, ब्लैंक से ऊपर यस लिख मैम, यस मैम। अभी नोटेशंस वाला आ रहा नोटेशंस वाला आ रहा है, आप लोगों को शो हो रहा है? मैम फिफ्थ है। यस स्लाइड मैम। यस जो है वो मैम, ब्लैंक है। नोटेशन। मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड आ गई है, इसलिए मुझे फिफ्थ लगा स्लाइड ब्लैंक है। ब्लैंक है ना जी, मुझे भी ब्लैंक शो हो रही है। ये क्या प्रॉब्लम है? मैम मैम हम पढ़ दें। मेरी एक सेकंड में मुझे सेट करती हूँ। ओके मैम। मैम मैम जो वो आपने स्लाइड फाइल ना में आप अटैच किया वो भी ठीक है, उसमें भी ब्लैंक नहीं है, वो तो ठीक है। मैंने दोबारा से इसको रिप्लेस करके सेट किया कि स्लाइड, मैम क्योंकि आप दो लैपटॉप चीज, पे खोल स्क्रीन शेयर कर दें, फिर इजी आएगा, फिर मसला नहीं होगा ये वाला। क्योंकि मेरी वो स्टेम एंड लीफ जो है वो भी, उसकी भी स्लाइड जो है वो ब्लैंक हो गई है। ये 6 भी और 5 दोनों ही ब्लैंक हो गई हैं। मैम हमें तो मैम शो हो रही है, हमारे मेरे पास हाल कुछ लिखा हुआ मेरे है। शो हो पास भी रही है। ब्लैंक आ रही है। यस मैम, ये देखे ना, यस मैम। कुछ स्टूडेंट्स को ब्लैंक आ गई, इसको फिर मैं दोबारा अपलोड करती हूँ। मैम इनको लैपटॉप पे ओपन करके फिर स्क्रीन शेयर कर लें। चलो ठीक है, मैम स्क्रीन शेयर कर लेना। ठीक। दोबारा ट्राई करती हूँ, नहीं स्क्रीन शेयर कर।
हम लोग को पहली स्लाइड में तो नहीं ऐसी प्रॉब्लम आई थी। नो मैम। नो नो मैम। मैम। जी स्टूडेंट्स, अब आप अब लोग को ठीक है, विजिबल है स्लाइड? अब ठीक हो ठीक है गया, मैम। यस ठीक हो मैम। गया। चलें जी, ठीक है, ठीक। अब हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना नोटेशन, लाइक जैसे कल मैंने पॉपुलेशन और सैंपल की बात की थी ना, कि पॉपुलेशन जो है उसके साइज को, उसके नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स, वो उसकी एक नोटेशन थी। अब सैंपल का जो हमारे पास डाटा होगा उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इस तरह से कुछ नोटेशंस हैं, उसको हम दूर चेक कर लेते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नोटेशंस नहीं बतानी। Some general notations we make it easier to apply our methods and formula to a wide variety of practical problems. The number of observation in a single sample, that is the sample size, will often be denoted by n. यही बात हुई थी सर जी। एक और बात आपको बतानी है कि हमने जितना भी काम करना है ना वो सैंपल पे करना है, क्योंकि पॉपुलेशन पे तो हम काम नहीं कर सकते। हम सैंपल पे काम करके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास जो डाटा है वो 10 का आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, या 15 का। इससे ज्यादा का तो नहीं आएगा। ना ही आपके पास जो डाटा है वो 100 का आएगा जिसपे आप लोग ग्राफ्स बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो लार्ज अमाउंट का डाटा होता है वो आपके पास पॉपुलेशन होते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट का आपके पास डाटा होता है वो आपके पास सैंपल होती है, जो सैंपल की बेस पे आपने सारे अपने चैप्टर्स में एनालिसिस करने हैं। Given a data set consists of n observation, n means sample का data, on some variable x, the individual observation will be denoted by x1, x2, x3, x4. ये इस तरह से है, इसको देखें कि आपके पास ना 1 से लेके 5 तक का नंबर का ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5। तो मैं 1 को ना अगर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन पे डिनोट करूँ ना x वेरिएबल पर, कि मेरे पास x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल का मतलब है कि x चेंज हो रहा है। x कभी 1 आता है, x2, x3, x4, x5। इसको अब इस तरह से सबस्क्रिप्ट में डिनोट किया जाता है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। xn मतलब जहां तक वो जा रहा है। अगर मेरा n जो है वो 5 है तो मैं करूंगी x1, x2, x3, x4 एंड x5। का मतलब है कि x5 मेरे पास 5th नंबर था, x4 मेरे पास 4th नंबर था, x3 मेरे पास 3rd नंबर था। ये जो नोटेशंस होती हैं ये है जब आपके पास वेरिएबल x है। अगर मैं वेरिएबल y दूं तो किसी को अगर ये पॉइंट समझ आ गए तो मुझे बताए कि वेरिएबल y से 1 से लेकर 5 तक को किस तरह से नोटेट करेंगे। अगर मैं मैम वेरिएबल इसी y दूं तरह करेंगे। किस तरह करेंगे, मैम y1, y1 y2 y1 y y2 y3 ठीक हो, y4 and बिल्कुल so ऐसे, on yn। क्योंकि आप जो है इसको कोई भी नोटेशन दे सकते हैं। मैं जी भी कह सकती हूँ, जी1, जी2, जी3, जी4, जी5 एंड सो ऑन। ठीक हो, जहां तक सैंपल साइज है। अगर मेरे पास साइज जो है सैंपल का n इक्वल्स टू 9 आ जाए, n इक्वल्स टू 9, तो मेरे पास x वेरिएबल कहाँ तक आएगा, xn x9 तक। x9 तक, क्योंकि xn की बात हुई ना, n की जगह आप 9 पुट कर दीजिए। ठीक हो गया। इस तरह से आपके पास ये वेरिएबल्स की नोटेशंस हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ आ गया है, जो फर्स्ट ग्राफ है वो हमारे पास है स्टेमन लीफ डिस्प्ले। कंसीडर अ न्यूमेरिकल सेट डेटा फॉर व्हिच ईच xi का नाम आ गया। अच्छा i क्या है, i वो ही है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, i मतलब नंबर है 1 to n। ईच xi मैम ये ऑब्जर्वेशन 9 है। नहीं, एग्जांपल दी थी 9 xi है, मतलब पहले लास्ट में जो मैंने आपको एग्जांपल तो n इक्वल्स टू 9 दिया था ना। xi का मैम ये मतलब है, जी जी, रोमन में, इसका मतलब रोमन में 9 होता है ना xi का। नहीं नहीं, ये एक्चुअली में अब 11 सब्सक्रिप्ट में है, नीचे इसका आता मतलब है। 11 होता है। एक सेकंड, अच्छा 11 होता है, सॉरी हाँ। एक मिनट, ये रोमन नहीं है। मैंने एक्स आई नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखना था जो नहीं लिखा था।
ठीक है, कभी कभी टाइपिंग ओके मिस्टेक मैम। हो जाती है। ये 9 नहीं है, XI है जो नीचे सबस्क्रिप्ट में है। यस मैम। जी, ये XI 9 नहीं है, ईच जो है वो XI है मेरा, एक्चुअली में ना वो नीचे सबस्क्रिप्ट में आना था ये, ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। जी, फॉर विच ईच XI कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 डिजिट्स है, ठीक है। अब स्टेम एंड लीफ में ना आपके पास 2 डिजिट्स आएंगे, 2 डिजिट का ही डाटा होता है आपके पास, क्योंकि हमने एक वो नंबर को स्टेम देंगे और एक नंबर को लीफ देंगे। अब XI मीन XI सबस्क्रिप्ट में मतलब होता है I 1 to N, 1 से लेकर n तक जहां भी आएंगे आपके पास नंबर, लाइक मैंने कहा था n = 9, तो आपने खुद कहा था x1 x2 एंड सो ऑन x9। तो xi का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 डिजिट। स्टेम एंड लीफ में हर ऑब्जर्वेशन 2 डिजिट का होना चाहिए। लाइक 2 डिजिट्स की किस तरह की बात की जाए, 9 जो है वो 2 डिजिट है कि 1 डिजिट है? कोई बताएंगे कि 9 जो है वो वन डिजिट है 1 मैम, डिजिट है? वन इसका डिजिट। मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक के डिजिट का स्टेम एंड लीफ में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही, क्योंकि हम किसको स्टेम देंगे किसको लीफ देंगे ये हमें नहीं पता। अब आपके पास जो डाटा है वो एटलीस्ट 10 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि 10 जो है वो 2 डिजिट है, 1 0 एंड सो ऑन। 3 डिजिट तक चला जाए, 4 तक चला जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट जो है ना वो 2 डिजिट का डाटा होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब किसी को पता है कि मैं बता दूं, फिर आप लोग लिख लीजिए। एटलीस्ट का मतलब पता है? कम से मैम कम। कम से कम। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। एटलीस्ट 2 डिजिट्स का मतलब ये है कि आपके पास 2 और 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको 2 पॉइंट लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 के इक्वल और 2 से बड़ा। एक वर्ड होता है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, कि अगर एटमोस्ट 2 कहूंगी तो एटमोस्ट 2 का मतलब है कि 2 और 2 से कम, 0 1 2। क्लियर होगी ये बात? यस मैम। ठीक है, मैम यस रिपीट मैम। करते हैं। ओके रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इसमें ऑन कैंपस क्लास हो तो ज्यादा इजी होती है कि छोटे छोटे पॉइंट्स काफी सारे मैं बता देती होती हूँ, फिर वो भी व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देती हूँ। इस तरह ये ना कि एक्चुअली में कई चीजें जो है वो फिर मुझे बोलनी पड़ती है। जी, ऐसा है कि जब आपके पास एटलीस्ट का वर्ड आए तो एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन, अब मैं कहूँ कि एटलीस्ट 4, कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है कि एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? 4 या 4 से ज्यादा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अब एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है लेस देन इक्वल टू। अब एटमोस्ट मैं कह दूं एटमोस्ट 7, एटमोस्ट 7 का मतलब क्या होगा? 7 और 7 से 7 से कम। कम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 डिजिट, इसका मतलब है कि 2 और 2 से बड़ा डिजिट। A quick way to obtain an informative visual representation of data set is to construct a stemly display. अब जब 2 डिजिट को हमने एक्सप्लेन करना हो कि उसका पहला डिजिट क्या है और दूसरा डिजिट क्या है, जैसे 10 है, 10 का जो पहला डिजिट 1 है और दूसरा डिजिट 0 है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। कंस्ट्रक्टिंग अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। Select one or more leading digits for the stem values. The trailing digits become the leaves. अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं स्टेम, और जो रिमेनिंग नंबर बच जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? वो है आपके पास लीफ। लिस्ट पॉसिबल स्टेम वैल्यूज इन अ वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम जो ऊपर से लेकर नीचे तक होते हैं ना, मतलब रोज एक कॉलम जो आप बनाते हैं ना वो आपके पास वर्टिकल है। Record the leaf for each observation beside the corresponding stem values. आपने हर जो है जी मैम स्टेम वैल्यूज का नहीं पता चल रहा, स्टेम और लीव वो वैल्यूज का मैं ये एक्चुअली बता। अभी ना एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के मैंने लिख दिए थे स्टेप्स, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग को क्लियरिफिकेशन जो भी वो एग्जांपल से। रिकॉर्ड द लीफ फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा कि आपने हर ऑब्जर्वेशन का ना लीफ बनाना है।
Indicate the unit for stem and leaves some place in the display. अच्छा जी, अभी आगे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ, आप लोग खुद अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो ना तो साथ साथ लिखते जाएं। एक वर्ड मैंने दे दिया है 12। 12 मुझे ये बताएं कि जो 12 है ये 2 डिजिट है या 1 डिजिट है? 2 डिजिट। 2 डिजिट है। तो जो 12 का 2 है वो यूनिट प्लेस पे है और 1 क्या है वो 10th प्लेस पे है। मैथ्स में कभी बचपन में पढ़ा हूँ 100th प्लेस Yes, ma'am. 10th प्लेस यूनिट प्लेस, ठीक हो गया। अब जो आपके पास 1 और 2 है ना, इसमें हमने बताना है कि 1 लीफ है या 1 स्टेम है, 2 लीफ है या 2 स्टेम है। मतलब हमने 2 डिजिट को एक्सप्लेन करना है, एक को हमने लीफ बना देना, एक को हमने स्टेम बना देना। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट में। ये मेरे पास फिर ब्लैंक हो, ये कोई मेरे इंटरनेट कोई प्रॉब्लम आ रहा है? मेरे पास नो ब्लैंक मैम, शो मेरे हो पास गया। भी ब्लैंक आ रही है। हमें शो हो रही है। No, सब ma'am. ब्लैंक हो रही मेरे है। पास सारी ब्लैंक हो गई है। मैम मेरे पास भी ब्लैंक हो गई है। 9th स्लाइड ब्लैंक थी। मेरे पास भी दोनों स्लाइड्स ही ब्लैंक आ गई। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट ओपन। चेक करती हूँ, बस ये 2 स्लाइड्स ही रह गए आप लोग के लेक्चर की, बस 2 स्लाइड्स ही रह गई। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लें। नहीं अब ये कंप्लीट करना है ये वाला ना, बस एक बाकी जो ग्राफ्स हैं वो मैं नेक्स्ट में कराऊंगी। ये इजी है, ये मुश्किल नहीं है। हम लोग जब आगे स्टेम में लीव करेंगे तो हम लोग Yes, इजी ma'am. लगेगा, बिल्कुल भी मैम मुश्किल नेट नहीं का है। इशू है, नहीं चलेगा। चलाती हूँ मैं भी इसको, चला लेते हैं, अभी आधा घंटा है हमारे पास चलाने के लिए, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। जी अब बताइए, विजिबल है आप लोग को स्लाइड? यस मैम। Yes, ma'am. ओके Sure. ओके ओके जी, बस ये 3 स्लाइड्स हैं, छोटी छोटी एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्लेनेशन है। If the data set consists of exam scores, each between 0 and 100, the score of 83 would have a stem of 8 and a leaf of 3. अब आपके पास क्या है कि आपके पास एक 83 का वर्ड, ये लेकिन बहुत इजी सा है। The score of 83 would have a stem of 8 and a leaf of 3. इसका मतलब ये है कि आप लोग लिख लीजिए कि 2 डिजिट में आपके पास 10th प्लेस पे जो डाटा होगा वो स्टेम होगा और यूनिट प्लेस पे जो आपके पास डाटा है वो आपके पास लीफ। तो 83 में 8 आपके पास स्टेम है और 3 आपके पास लीफ है। इजी हो गया, यस मैम। ठीक है। अब इस तरह Yes, मुझे ma'am. एक एग्जांपल दीजिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, इसका मुझे बताएं। 46 में स्टेम क्या है, लीफ क्या है? 46 में और फोर मैम स्टेम फोर और 1 स्टेम लीफ है। ओके, यस बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। अब थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को? मैम। ठीक हो गया। Yes, ma'am. For a data set of automobile fuel efficiencies all between 8.1 and 47.8, we consider use the 10th digit as the stem. So 32.6 would have a leaf of 2.6. अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे पॉइंट में भी लिख के आएंगे एग्जाम्पल। 32.6 है, इसमें आपके पास जो है अगर 3 जो है आपने ले लिया स्टेम तो 2.6 क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा, ठीक है। यस 3 आपके पास स्टेम हो गई तो 2.6 क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा, क्योंकि हमने 10th प्लेस पे जो है ना, हमने 10th प्लेस पे लिया स्टेम। अगर मैं आपको कह दूं कि आपने जो है 32 को स्टेम लेना है तो लीफ आपके पास क्या होगा, 2 0.6. 0.6 0.6. 0.6, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं।
अब इजी है, अब आप लोग मुझे बताएं 92 में 2 क्या है और 9 क्या है? नाइन स्टेम में 2 लीफ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब इस तरह से ये है कि एक और एग्जांपल इसकी देती हूँ। आपके पास ना साथ साथ लिखते जाए, सर मेरे पास वो भी व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगी, वर्ड्स नंबर्स लिखें 92 93 94 लिख लिया, 3 92 93 94। अब इसमें जो 9 है वो कॉमन आ गया। यस मैम। यस मैम। अब आपने इन तीनों को ना कंबाइन करना है, क्योंकि कंबाइन इस सेंस में करते हैं कि स्टेम एंड लीव जो है वो कंबाइन कर देते हैं। स्टेम जो है वो एक स्टेम होती है एक, और लीव्स उसके मल्टीपल्स होते हैं। ऐसी होती है ना, दरख्त को भी तो देखते हैं ना, एक स्टेम होती है, लीव्स कितने सारे। यस मैम। ठीक हो गया। इसको इस तरह से करना है 92 93 94। आप लिखे 9 लिख लिया। ये आपके पास 9 Yes. क्या है, स्टेम है कि लीफ है? स्टेम है। स्टेम। 9 स्टेम आ गई, उसकी लीव्स क्या क्या आ गई? 2 3 एंड 4। 2 3 4 9 लिखा। आप पहले लिखे स्टेम को वर्ड लिखे, स्टेम का वर्ड के नीचे 9 लिखे, ठीक है? स्टेम के वर्ड के नीचे 9 लिखिए। यस मैम। और आगे देखिए लीफ लिखे, लीफ के नीचे लिख दे 2 3 4। इसका मतलब क्या होगा कि स्टेम थी 9, उन सब की लीफ क्या थी? 2 3 4। मैम 2 3 4 के अंदर कोमा डालेंगे? नो कुछ नहीं डालते, स्पेस डालते। नो कोई कॉमा नहीं डालते। 9 2 वो सॉरी 2 3 4। ये 2 3 4 किसका है? ये 9 का है, ठीक है? अब मैं कहती हूँ एक काम, आपने स्टेम में लीफ बना ली ना, अब आप मुझे ये बताएं कि स्टेम में लीफ को खत्म करें और उसको वर्ड्स वापस, तो क्या वर्ड्स बोलेंगे? सॉरी, क्या 9 डिजिट्स 2 3 बोलेंगे? 9 2 नो 92 93। 9 नो, हाँ जी बिल्कुल 92 93 94। अब समझ आई, क्लियर हुई बात? यस मैम आपने मैम। अब कहा एक था कि एग्जांपल ये लिख। नो मैम, नो मैम। मैम मैम 9 एक दफा नहीं आएगा। 9 एक दफा ही आएगा, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 92 93 94। यानी लिखेंगे एक दफा 9 2 मैम 3 हाँ 4 जी, बोलेंगे 92 93 सिर्फ जो 94। कॉमन आएंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि है तो वर्ड्स वही ना, सिर्फ उसकी कॉमन थी वो पहला डिजिट, तो हमने इसको एक स्टेप बना ली, उसके लीव्स आ गई थी। जी एक स्टूडेंट मुझे मैम कह रहे थे, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम आपने कहा था कि एटलीस्ट 2 डिजिट्स, तो अगर 3 हो जाएं तो फिर किस तरह करेंगे? 3 भी हो जाएगा तो वो हम आपको डिफाइन कर देंगे। 3 में जिस तरह मैंने अभी आपको बताया 274 लिख लिया आप लोग। 274 कह रहे हैं ना आप? यस मैम। ठीक है, अब जो 274 है ना, उसको मैंने आप उसकी 2 वेज हैं, उसके 2 तरह से उसको स्प्लिट किया जाएगा। या आप लोग मुझे 2 मिनट दें, स्लाइड के ऊपर लिख कर आप लोग को करवाते हैं 274 को, ओके मैम। ठीक है? वो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मैम अब नेक्स्ट स्लाइड पे वो 175 एग्जांपल को लिखते हैं। पहले मैं एग्जांपल समझा देती हूँ, उसके बाद मैं 274 को 2 मिनट में लिख करना फिर आप लोग को समझा देती हूँ, वो मैम ज्यादा इजी हो जाएगा। 175 को लिख के समझा दें। 175 को लिख के समझा देती हूँ, ठीक है? चलिए Yes, पहले ये ma'am. समझ लेते हैं। The age of 30 patient, एक एग्जांपल मैंने दी। The age of 30 patients admitted to a certain hospital during a particular week were as follows. ये देखिए आप लोग, इनके पास ना एजेस हैं। 48 एज है किसी की, 31 है, 54 है, 18 है, 65 एंड सो ऑन। लास्ट एज जो है वो 58 लिखी है, ठीक है? 30 पेशेंट्स की एज है। इनका जो डाटा है वो कितने डिजिट का डाटा है? ये डाटा है, नंबर फॉर्म का डाटा है। अब क्लियर हो रही है बात? मैम 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स का डाटा है और ये नंबर फॉर्म का डाटा है, ठीक है? अब आप लोग को आज ये और क्लियर हो गया होगा कि डाटा जो है वो क्या होता है, नंबर फॉर्म का डाटा, जो ये आपके पास एजेस का डाटा है। तो इस पर स्टेमनली डिस्प्ले इसको देखते हैं। A scan of data indicates that observation ranges from 12 to 74. आप ना इसको जब चेक कर सकते हैं इस पूरे डाटा को, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 74 है और मिनिमम 12 है। मतलब इन्हें ये कह दिया कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन जो लाई कर रही हैं, वो लाई कर रही है 12 एज से लेकर 74 एज तक, 12 एज से लेकर 74 एज तक। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो मैम ये दोबारा बताएं एक दफा। जी, ये पॉइंट ये है कि ये जो डाटा है आपके पास, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? 12 ढूंढ लें जल्दी से,
और मैक्सिमम वैल्यू है वो 74। मैं डाटा को ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो डाटा है वो 12 से लेकर 74 तक का है। जी यस मैम। कह सकती हूँ ऐसा मैं कि मेरी, जी मैम। ठीक है, मेरी क्लास में अगर मिनिमम एज किसी की 17 है और मैक्सिमम 19 है, तो मैं ये कहूंगी ना कि मेरी क्लास में जो एज है वो स्टूडेंट की 17 से लेकर 19 तक की है, ऐसी कहूंगी ना। ठीक है, तो मेरे पास जो डाटा है वो Yes, ma'am. इंडिकेट्स कर रहे फ्रॉम 12 to 74। We use the first digit as the stem and the second digit as the leaf। यही बात हुई थी। 10th प्लेस पे जो डाटा है, डिजिट है, वो आपके पास स्टेम है, और जो यूनिट प्लेस पे वो लीफ है। The first observation is 48, which has a stem of 4 and the leaf of 8। The second observation जो है हमारे डाटा के अंदर 31 है ना, 31, a stem of 3 and a leaf of 1। ये क्लियर होगी बात? यस मैम। यस मैम। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अब हम बना रहे थे अपना पूरा स्टेम एंड लीफ का चार्ट बनाते हैं, ग्राफ अब डायग्राम बनाते हैं जी। ऐसा है कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको ना, जो वन वाले जो है ना, वन स्टेम वाले उनको अलग कर लीजिए, जैसे 12। 2 स्टेम वाले उनको अलग कर लीजिए, लाइक 27। 3 स्टेम वाले उनको अलग कर लीजिए, लाइक 31, 39, 30 एंड सो ऑन। इसको जरा आप 2 मिनट में मुझे 35। लिख कर बिल्कुल, आप लोग अगर इजीली लिख सकते हैं तो भी 2 मिनट में लिखिए, आप लोग की कहानी थी लिखिए। जो वन वाले मैम उनको इसको अलग असेंडिंग कर, ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करनी, उस तरह करनी। लेकिन कोशिश ये है ना कि हम लोग अगर हम लोग जो है वो तरतीब वाइज चले, तो हम पहले स्टेम 1 को ले लेते हैं, फिर हम स्टेम 2 को ले लेते हैं, फिर हम स्टेम 3 को ले लेते हैं, और लास्ट जो है वो स्टेम 7 है। फिर उसकी डायग्राम आप लोग के लिए बनाना इजी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम आपने स्टेम एंड लीव जो है ये 2 डिजिट्स में तो आपने समझा दिया कि जो 10th प्लेस पे है वो स्टेम होगा और जो जी जी, फर्स्ट प्लेस पे है वो लीव हो जाएगा, लेकिन अगर ये 3 डिजिट हो तो कैसे होगा? वो मैंने अभी क्या? पढ़ाया तो है, मैंने आपको बताया तो है कि मैं इसकी एक स्लाइड बना रही हूँ, स्लाइड से करवा सकती ओके हूँ। ओके मैम, ओके मैम। उतनी देर आप लोग उसको ये सॉल्व कीजिए, मैं उस स्लाइड में सेट करती हूँ, आप लोग को मैम विजिबल हो। इसमें जी जो जी, फर्स्ट वाला होगा, यानी कि 30 आ गया, 31 आ गया, उसके बाद जो 35 34 वगैरह आएगा वो उसकी लीव में आते जाएंगे। हाँ जी, उसके लीव में आते जाएंगे, इसलिए तो कह रही हूँ कि पहले, लेकिन आप लोग को डायग्राम अभी मैंने बनानी जो सिखाएंगे, बस आप लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए कि 1 वाले अलग कर दें, 2 वाले अलग कर दें, 3 वाले अलग कर दें, स्टेम। ये आप लोगों को उसमें से निकालना आसान है। फिर मेरी अभी जो लास्ट स्लाइड है ना डायग्राम की, वो देखना आसान चाहिए। आप लोग ये कीजिए, मैं 2 मिनट में वो 174 वाला बना देती हूँ। आप लोग को विजिबल हो रही है ना स्लाइड? यस यस मैम। मैम। यस मैम। बस ठीक है, अब जल्दी जल्दी 2 मिनट में बनाए, मैं भी 2 मिनट में। 175। 175 का है, इसको मैंने इनको बना देते हैं।
मैम हो गया। ठीक हो गया, मैंने भी देख लिया। ठीक हो गया। अब हम इसकी लास्ट डायग्राम जो है वो इस तरह से देख लेते हैं। स्टेम एंड लीफ की डायग्राम है। आप पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने वर्टिकल फॉर्म में करना है, वर्टिकल कॉलम में करना है। कॉलम में आपके पास पहला कॉलम बन जाएगा स्टेम का और सेकंड कॉलम आपके पास बन जाएगा लीफ का। स्टेम जो है वो हमने लिया है 10 डिजिट्स पर और लीफ लिया हमने 1 डिजिट पर, यूनिट डिजिट्स के पर। इस तरह से आप लोग ये देखेंगे जो स्टेम है आपके पास, ठीक है, स्टेम जो है वो 10 डिजिट पे है और लीफ जो है वो 1 डिजिट पे आपके पास। स्टेम जो है वो अभी आप यहाँ देखें, स्टेम का पहला कॉलम बन जाएगा और लीफ का बन जाएगा। पहला नंबर क्या था? 12 और 18 था। 1 में आपके पास 18 और 12 था ना? यस मैम। ठीक हो गया। अभी देखिए मैंने Yes, उसका 1 लिख दिया और आगे उसकी स्टेम्स की 1 थी और लीफ लिख दी 8 और 2। 8 और 2 का मतलब है 18 और 12। क्लियर हुई बात? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक हो गया। सेकंड नंबर था आपके पास 2 में 26, 27 एंड 29। ऐसे ही था, यस मैम। यही नंबर था आपके पास। yes मैम। तो इसकी स्टेम जो है वो सेम हो गई 2 और उसकी लीव्स हो गई 9, 6, 7। आप बेशक 6, 7, 9 लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने एक्चुअली में ना वो 1, 2 को इकट्ठा करके ना उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर होगी बात? yes मैम मैम। इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस की जरूरत नहीं है ये इसको लीव्स को लिखने के लिए। हाँ, लीव्स को लिखने की कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी स्टेम अगर सेम होनी चाहिए। ये गड़बड़ नहीं करनी आप लोगों ने कि 54 को ऊपर ले जाएं तो 2 की लाइन में, तो वो गलत हो जाएगा। लाइक आपके पास लास्ट जो नंबर 7 की लाइन में था वो 71 एंड 74 था। ये देखें, क्योंकि 7 जो है उसकी स्टेम थी और लीव उसकी 1 और 4 थी, तो इनको कैसे बोला जाएगा? 71, 74, 64, 61, 65, 62, 67 और 68। जी, अब आप लोग क्लियर होगी? स्टेम एंड लीफ क्लियर हो गया? यस मैम। कोई प्रॉब्लम यस नहीं yes है? मैम। मैम। जो बुक अपलोड no करूंगी मैं मैम। उनमें से एक आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगी एक्सरसाइज में से, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको मैम बनाकर। स्टेम का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, स्टेम का ऑर्डर जैसे 1 चेंज के ना बाद कीजिए। 7 लिख सकते नहीं, हैं कि नहीं? स्टेम को ऑर्डर वाइज लिखें तो वो आसान काम है आपके लिए, क्योंकि हम तो उसको इतना ही पढ़ रहे हैं ना। 1 स्टेम है, 2 स्टेम है, 3 स्टेम है, 4, 5, 6, 7 स्टेम है। उसके आगे जो नंबर है, लीव्स है ना, उनका सीक्वेंस बेशक चेंज होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को ये? यस yes मैम। मैम। ओके जी। अब लास्ट जो है वो मैं आपको बताना था 175 का। मैम ये तो शुरू में आपने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में बताया था, जरा वो रिपीट कर देंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके, मैं एक्चुअली मेरी लास्ट स्लाइड इसकी कर दूं ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये 175 प्लस जो है तो ताकि स्टेम एंड लीफ जो है वो हमारा हो जाए कंप्लीट, और इसकी अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग की कब है? वेडनेसडे को। ट्यूसडे को भी नहीं है मैम? नो, मैम ट्यूसडे को है 10:30 बजे। मैम है ट्यूसडे को। टाइम टेबल में ट्यूसडे को तो कोई क्लास नहीं है मेरी आपके साथ। वो मेकअप वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को है। वेडनेसडे नो को। नो नो, आप लोग की क्लास जो है वो सेक्शन ए की वो वेडनेसडे को है 9:30 और थर्सडे को है 9:30। नहीं सॉरी, थर्सडे को 8 o'clock। जी जी मैम। मैम ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में आप जो है वो अपना बारे में एक तरह से अंदाजा जो दे देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी होती है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शन में होती है। इसको हम आगे मजीद डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे बोर्ड्स में। ये जो आप लोग के पास परसेंटेजेस आती है ना, लाइक 70%, इसको अगर हम लिखते हैं ना 0.7, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। थैंक्स मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट द नंबर 175 कैन बी स्प्लिट इनटू 2 ways। इसके
दो तरीके हैं, या तो आप लोग जो हैं वो 100 प्लेस वाले को ले लें स्टेम और 10th और यूनिट प्लेस वाले को ले लें लीव्स, या तो आप लोग जो हैं 10th प्लेस तक के नंबर को ले लें स्टेम और लीव को ले लें 5। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप 17 और 5 को स्प्लिट कर दें या 1 और 75 को स्प्लिट कर दें। इसकी एग्जांपल भी मैंने ऐसे दी है। इसके 2 वेज हैं और वो अब आप लोग की मर्जी कि आप लोगों ने पूरे डाटा को किस तरह से स्प्लिट करना है। या तो आप लोग जो हैं इस डाटा को 175 मीन्स कि आप लोग जो 100 प्लेस में है उसको स्टेम ले लें और जो 10th और यूनिट प्लेस है उसको आप लीव ले लें। इसको मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, फर्स्ट वाला जो है 175, स्टेम उसकी 1 थी, लीव उसकी 75 थी। 75 के दरमियान में आप लोगों ने स्पेस नहीं डालनी, अगर स्पेस डाल देंगे तो उसको हम पढ़ेंगे 17 और 15। जब स्पेस नहीं होगी तो उसको हम पढ़ेंगे 175। ठीक है, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट जो है वो अब आप नेक्स्ट जो है 17 और 5 ले लें। इसका मतलब ये है कि 175 हो गया, 175। इसमें आप लोगों ने क्या किया कि 100 और 10th प्लेस को ले लिया स्टेम और जो यूनिट प्लेस थी वो जस्ट आपने उसको ली थी। अब देखिए पहला वाला भी तो 175 ही बन रहा है, दूसरा वाला भी 175 ही बन रहा है, लेकिन फर्क ये है कि ये 17 से शुरू होगी स्टेम और उसकी स्टेम जो है वो 1 से शुरू होगी। ये आप लोग की मर्जी है। इस तरह का डाटा मैं जब आपको दूंगी या तो मैं ऊपर कोई नोट लिख दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, या खुद बता दूंगी कि 10th प्लेस पे क्या लेना है, यूनिट प्लेस पे क्या लेना है, या अगर मैंने कुछ नहीं बताया होगा तो फिर ये आप लोग की अपनी मर्जी होगी। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हो गए। मैम फॉर एग्जांपल अगर 2 डिजिट वाला है जो आपने बताए हैं पहले, 3 डिजिट्स वाले और 2 डिजिट्स वाले अगर मिक्स लिखे हो तो उनको स्टेम एंड लीव में करने के लिए फिर जो 10 प्लेस वाला है या 100 प्लेस वाले को हम लेंगे 3 डिजिट में से। मैम फिर तो शायद कॉमन मेथड लगाएंगे ना ताकि दोनों को सेम रहे। एग्जैक्टली, जो दोनों में सेम आएगा ना वो मतलब कि हम लास्ट, इसका मतलब लास्ट डिजिट लेंगे फिर आप उसमें देख लें, आप उसमें क्वेश्चन जैसे देख लें ना कि जो कॉमन डिजिट बन रहा है जिसमें मेरी जो सीक्वेंस है वो खराब ना हो। एक आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा 175 ऐसे ही ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं चलिए एक्चुअली लिखें आप लोग, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। एक 12 नंबर है, एक 175 नंबर है। इसमें क्या होगा कि जो मेरे पास 100 और 10th प्लेस में ना उसको मैं स्टेम ले लूंगी, 1 को स्टेम ले लूंगी और 17 को स्टेम ले लूंगी और लीव जो है वो हमारे पास जो है वो यूनिट प्लेस आ जाएगा। फिर कॉमन यही बनेगा। जी जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए जी, ठीक हो गया जी। लास्ट एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, किसका, कौन सा नहीं वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाला। अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी का। अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो बगैर स्लाइड की बता दूं कि स्लाइड शो कर दूं? मैम जैसे आपको बेहतर लगता है, क्योंकि मैं तो आपको जुबानी बता दूंगी ना। प्राइमरी वो डाटा होता है आपके पास जो ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा होता है, जो आप खुद से कलेक्ट करते हैं, जो आप कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो आप किसी दूसरे से लेंगे, किसी थर्ड पर्सन से लेंगे। लाइक इसके फॉर एग्जांपल देती हूँ मैम ये पॉपुलेशन से भी एक्सट्रैक्ट करके सैंपल बना सकते हैं, वो वाला डेटा सेकेंडरी में आ जाएगा। नहीं, जो अगर आप खुद से इंफॉर्मेशन लेंगे सैंपल का, लाइक जो CS डिपार्टमेंट के बच्चों के जो एज का जो डाटा है वो अगर मैं खुद लेती हूँ तो वो मेरे पास प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर मैं ये एज का डाटा जो है किसी थर्ड पर्सन को कह देती हूँ, लाइक मैंने क्लास के CR को कहा कि आपने ना अपनी पूरी क्लास में से सबके ना एज का डाटा लेना, वो एज का डाटा कलेक्ट करेगी और फिर मुझे ला कर देगी, तो वो मेरे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि वो तो मैंने तो नहीं कलेक्ट किया ना, वो तो थर्ड पर्सन ने कलेक्ट करके डाटा दे दिया। उसने प्रॉपर वे में रोल नंबर वाइज के अकॉर्डिंग एज लिखी सिस्टमेटिक वे में और अपने टीचर को ला के दे दिया। जो टीचर के पास पहुंचेगा डाटा वो टीचर के पास सेकेंडरी डाटा है, वो स्टूडेंट के लिए खुद वो प्राइमरी डाटा जो उसने खुद कलेक्ट किया। जैसे न्यूज़पेपर के ऊपर आप अपनी बुक में अभी देख लीजिएगा, जो डाटा होगा वो आपके पास, ये जो डाटा था एज का, द एज ऑफ 30 पेशेंट, ये जो डाटा है ये सेकेंडरी है कि प्राइमरी? मैम सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है क्योंकि वो ऑथर ने कलेक्ट किया, हमने तो नहीं कलेक्ट किया। यही मैं एज का डाटा अपनी क्लास का आप लोगों का अभी कलेक्ट करती हूँ, तो बताएं रोल नंबर 1 की एज क्या है, रोल नंबर 2 की एज क्या है, और फिर मैं डाटा लिख देती हूँ द एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन CS डिपार्टमेंट, तो वो मैंने कलेक्ट किया, तो वो मेरे लिए प्राइमरी डाटा हो गया।
मैम मींस की क्लासिफिकेशन कलेक्शन की बेस पे होगी सर। उसकी हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बाद में, इसको सेट कर देंगे सिस्टमेटिक वे रोल नंबर वाइज, या फिर 60 में कितने जो सॉरी एज जो है वो आपकी लाइक 20 मैक्सिमम है, तो 20 के आगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम वो बना लेंगे, 19 के आगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 18 के आगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिस्टमेटिक वे में आपने सेट किया, वो सेट किया ना, लेकिन आया आपके पास डाटा तो ओरिजिनल नहीं है। मैम डेटा वैसे टाइप मतलब इस एग्जांपल मैनिपुलेशन में डिफरेंट तरीके इस से हो एग्जांपल सकती में है। जो ऑथर है उसके लिए ये डेटा प्राइमरी होगा और माइलेज एग्जैक्टली सेकेंडरी है। बिल्कुल बिल्कुल सेम करेक्ट बात है। मैम ये जो आपने एंड पे बताया है कि डाटा मैनिपुलेशन, ये हम फिर अपने अपने तरीके से कर सकते हैं डिफरेंट वे से। कौन सा ये स्टेमिंग का? नहीं मैनिपुलेशन जो मतलब कि बाद में अभी आप बता रही थी कि जिस तरह अभी आपने 20 स्टूडेंट्स कहा कि वो या 10 स्टूडेंट जिनकी एज 20 है या 17 है, इस तरह करके उसको किस तरह सेट तो करना फॉर एग्जैक्टली, एग्जांपल हम वो तो अलग बात अलग की बता बात रहे है, वो तो बात की बात है, वो अब वो आपकी मर्जी कि आपने सोचा सेट करना, लेकिन जो हम लोग अपने कोर्स में पढ़ेंगे वहां पे तो चीजें आपको बताई जाएंगी ना कि आपने ये बनाना है, जो अपने डाटा सेट कलेक्ट किया आपने ये करना है वो करना है। मैम अगर हमने 10 स्टूडेंट का डाटा एज का इकट्ठा किया है, उसमें कई स्टूडेंट्स की एज सेम भी होगी, तो उसका फिर स्टेम एंड लीव कैसे निकालेंगे, यानी कि सेम अगर एज आ जाती हाँ है? जी बिल्कुल सेम ही आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट हो जाएगा वर्ड नंबर रिपीट हो यानी कि जाएगा, उसे फिर वो एक बार दो दफा लिखने जीरो, हैं, अगर दो दफा लिखने जीरो हैं। और जीरो 20 आ जाता है 2 बार, तो 0 और 0 यानी कि 2 लिख कर आगे फिर लीफ में 0 जीरो 0। जीरो लिखना एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिक किया है। कोई कॉमन भी तो आ सकते हैं, 20 जो है वो 3 टाइम्स आ गए, 3 स्टूडेंट की एज 20 आ गई, 20 20 20। आप मुझे बताएं 20 20 20 तो 3 डिफरेंट लोग की एज है ना, तो हम क्यों एक नंबर की वजह से बाकी सबकी एज को जो है इग्नोर करें? अगर आपकी एज 20 बिल्कुल है, आपके दोस्त की भी 20 है, फिर आपके एक और दोस्त की भी 20 है, तो अब हमने आपकी एज को तो नहीं काउंट करना ना, हमने बाकी दोनों की भी तो एज को कंसिडर करना है ना। तो फिर आप लिखेंगे 2, अभी लिख लीजिए, आप लोग अगर नोट्स बना रहे तो लिखें 20 20 20। इसको हम स्टेम में लीफ में कैसे बनाएंगे? स्टेम के नीचे लिखें 2 और लीव्स के नीचे लिखें 0 स्पेस 0 स्पेस 0। अब क्लियर हो गई बात? यस मैम। ठीक हो गया, क्लियर है आप लोग को? अभी मैम ये जो आपने एज पे 20 वाली बात बताई है वो दोबारा रिपीट करें। जी, आपकी ना क्लास की 3 लोगों की एज है 20 20 20, तो स्टेम के नीचे लिखेंगे 2, स्टेम के नीचे लिखेंगे आप लोग 2, लिखिए आप लोगों ने? यस मैम। जी, 2 लिखेंगे स्टेम के नीचे और लीफ के आगे लिख देंगे 0 स्पेस 0 स्पेस 0। ठीक हो गया, क्लियर हो गई वो बात? मैम आप 0 के आगे कौन सा वर्ड यूज कर रही हैं? स्पेस स्पेस कह रही हैं, ठीक है मैम। स्पेस कह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये अभी आप लोग लीव नहीं करना, मैं आप लोग अटेंडेंस को डाउनलोड कर लूँ। क्लियर होगी बात? अब आप लोगों को समझ आ रहा है? इजी है? अभी तो बहुत इजी लग रहा है ना? मैम एक्सक्यूज मी। जी 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 जी। मैम ये अगर हम लिखना, ये 10th प्लेस में हमें डेटा मिला हुआ है और एक मिला हुआ है 3 डिजिट्स का, ठीक है ना, तो अगर हम उसको लिखना चाहें तो अगर मेरे पास है एक 12 नंबर, एक है नंबर 12 और एक है 102, अगर मैं उसको 12 को भी लिखना चाहूँ 100 प्लेस में, जैसे मैंने 100 को लिखा होगा 101 है ना फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसे 0 और 1 को मैं ले लेता हूँ उसमें, 0 और 1 को मैं ले लेता हूँ लीव में और 1 को मैं ले लेता हूँ स्टेम में।
और वो जो मेरा 1 1 2 होगा ना 2 डिजिट वाला डेटा, अगर मैं उसको ऊपर ले लेता हूँ स्टेम के 0 आ जाता है मेरा स्टेम में और लीव में आ जाता है 1 2, तो ये ऐसे हो सकता है? अच्छा, आप पहले 0 लिखना चाह रहे हैं, 0 1 2 से आप लिखना चाह रहे हैं कि जी 0 जो आपने पहले उसको ले लिया 100 प्लेस में, आप ये कह हाँ रहे जी, हैं। मैम ऐसे हो सकता है? वैसे उसका भी कर सकते हैं, हम उसका हम कर सकते हैं, फिर 0 भी ले लेंगे आप, क्योंकि आपने तो उसकी स्टेम 0 बना ली ना। जी उससे ना 3 डिजिट का हो जाएगा ना वो भी डेटा। अच्छा ठीक, उसका 3 डिजिट का बना लो, 0 भी आ जाएगा। ठीक मैम लेकिन फिर इस तरह उसमें मसला आएगा ना, अगर 4 डिजिट आ जाता है और 2 डिजिट वाला नंबर आ जाता है इस तरह, तो फिर हमें 2 वो 0 नहीं लिखने करना, फिर पड़ेंगे, वो लेकिन 2 0 0 तो वाला 0 तो ही गलत होगा। हो जाएगा, वो तो आपको खुद भी मैं पता वही है कह रहा डबल हूँ, 0 वाला कोई नंबर नहीं होता। तो फिर इसको उसी वे से लिख करें ना जिस उस तरह तरह ही अभी बेहतर आपने ये है कहा। कि उसी तरह लिख दें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यस क्योंकि मैम। हर काम करने के कुछ तरीके भी तो होते हैं, डिफरेंट वेज भी होते हैं उससे भी। चलिए जी ठीक है, फिर मीटिंग एंड हो जाती है अब हमारी। थैंक यस यू। मैम। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हाफिज मिलता मैम। है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू।